बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में अदालतों की समाअत की गूंज सुनाई दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब पहुंचा हुआ था, उधर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात देखें तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन पहुंचा हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, मीर बादशाह कैसरानी केस की, तो उसके अंदर मुख्तलिफ वकला मौजूद है, अटॉर्नी जनरल मौजूद है, एडवोकेट जनरल मौजूद है, बेशुमार सवालात पूछे गए। 7 रुकनी ये लार्जर बेंच था जो इस ज़मन में तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बेशुमार बातें की हैं। उन्होंने एक रिमार्क के अंदर तो ये भी कहा है कि कायदे आज़म भी इस वक्त मौजूद होते तो वो भी नाअहल होते। उनका ये मानना है कि जब एक बंदा सजा भुगत चुका हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी ये समझते हैं कि जब एक बंदा सजा भुगत चुका तो उसके बाद कैसे मुमकिन है कि ताहयात उसके ऊपर पाबंदी आयद करती जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं तौबा का ऑप्शन तो इस्लाम के अंदर भी मौजूद है। फिर वो ये कहते हैं कि वजू करने में अगर आप पानी का ज़िया करते हैं तो आप भी उस ज़िया खर्च में आते हैं जिस पे सादिक और अमीन यानी 62(1)F का इतलाक नहीं हो पाता। तो इसलिए उनकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर मौजूदा निज़ाम में जब उनके सवालात पूछे गए अटॉर्नी जनरल से, एडवोकेट जनरल से, और सबसे उन्होंने पूछा कि क्या आप हिमायत करते हैं 5 साला नाअहली की, तो सभी ने जवाब दिया जी हम करते हैं। काजी साहब ने यह भी पूछा कि आप इलेक्शन एक्ट की हिमायत करते हैं या फिर अदालती फैसले की हिमायत करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाबदन ये कहा कि हम इलेक्शन एक्ट की हिमायत तो करते हैं क्योंकि वो वफाक ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। दूसरी बात, अदालती फैसले की भी हम एहतराम करते हैं, अदालती फैसले के अंदर नजरसानी होनी चाहिए। तो बातें जितनी भी हुई हैं वो बिल के जरिए कानून साजी के ऊपर भी हुई हैं, आईनी तरमीम पे भी हुई हैं। और काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा है कि ताहयात नाअहली वाला जो मामला था, नाअहली में आइन में खामोशी थी और उस खला को पुर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब 4 जनवरी तक ये मामला जो है वो पेंडिंग हो चुका है। अब 4 जनवरी को इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्ली ये थी कि आप हुक्म इम्तनाई के फैसले को मुअत्तल कर दें जब तक हतमी फैसला उस पर नहीं आ जाता। तो जवाबन ये कहा गया कि जो असल दरख्वास्त गुजार थे वो किधर हैं। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें फरीक बन जाएगी और कल उसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। तो इसी पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा रफीक रजवाना साहब ने। रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। महमूद मौलवी साहब, आपका भी मशकूर हूँ। उसके अलावा सीनियर कानूनदान हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले पाशा साहब आप ही की तरफ आता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है, हैरत की बात यह है कि जो मीर बादशाह कैसरानी के मुखालिफ दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील ने भी 5 साला नाअहली के हवाले से मौक़िफ़ की तायीद की है। तो ये जो मामला है जिसमें सादा कानून साजी और आईनी तरमीम, इसके ऊपर बातचीत हो रही है, इसका एंड आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुनासिब वक्त पे इस बेंच की तश्कील की और ये तमाम केसेस फिक्स किए। और बेसिक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था वो ये था कि क्या 62(1)F में जो जजमेंट आई है वो प्रिवेल करेगी या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि पार्लियामान ने सेक्शन 232 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके मैक्सिमम नाअहली का जो पीरियड है वो 5 साल करार दिया। तो ये तो दोनों का तकाबली जायजा लेना था, क्योंकि आपको सबको पता है कि आइन के 62(1)F या किसी भी आर्टिकल पे नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया कि नाअहली लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। अलबत्ता उस वक्त के जो 5 रुकनी बेंच था जो मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब की क़यादत में था, उन्होंने 62(1)F की इंटरप्रिटेशन करते हुए ये करार दिया कि नाअहली की मुद्दत लाइफ टाइम होगी, जबकि 62(1)F में ये दर्ज नहीं। तो अब जब इसको देखा जाए तो इलेक्शन एक्ट में भी उस वक्त नहीं था कि नाअहली की मुद्दत लाइफ टाइम होगी। अब अमेंडमेंट आ गई है और अमेंडमेंट के तहत 5 साल की मुद्दत का जब तयन कर दिया गया, तो फिर जब दोनों का तकाबल होगा तो मेरा ख्याल है कि जो आज की ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए शायद ये यूनानी मसले ये फैसला आए कि वो लाइफ टाइम नाअहली की मुद्दत को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इंटरेस्टिंगली इस 62 और आर्टिकल 63 दोनों को एक आमर ने, जो कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में रिजल्ट किया
और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोज किया। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अभी सुप्रीम कोर्ट को रिविजिट करना चाहिए या फिर आने वाली पार्लिमान को भेज देना चाहिए। कम से कम ये जो अमेंडमेंट्स जो कि एक शख्स ने की हैं अपनी ज़ाती तशफ़ी के लिए और अपने ज़ाती मामलात को लिंगर ऑन करने के लिए, उनको दोबारा रिविजिट करके तो ये स्क्रूटनी हो सके जो कि बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ है। एक तरफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, आप पार्टी बनाएं, आप अपने आज़ाद हैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पॉलिटिकल फैसले करें, और दूसरी तरफ 62 और 63 आर्टिकल का हिस्सा बना के आपने बहुत कुछ उनसे ले लिया, और जिसका दिल करता है उसको यूज भी करता है और जिसका दिल करता है उसको मिस यूज भी किया जाता है। तो ये चीजें सारी देखने वाली हैं। अच्छा पाशा साहब, आप क्या समझते हैं, एक पटिशनर की तरफ से यह भी आज दरखास्त की गई थी कि सजा मुअत्तल करने के साथ साथ फैसला भी मुअत्तल किया जाए। अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देती है तो उसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे? देखिए, सजा जो सजा मुअत्तल के साथ जो कन्विक्शन है वो भी अगर सस्पेंड की जाए तो उसके बेनिफिशियरी इस वक्त अगर कोई होंगे तो वो इमरान खान ही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं। सही। रफीक रजवाना साहब, जिस तरीके से बातें हुई और 62(1)(f) 63 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातचीत इसी तनाजुर में की गई है कि कायदे आज़म भी होते तो वो नाअहल होते, ये सादिक और अमीन कोई अपने आप को किस तरीके से कह सकता है? आप समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो कभी ना कभी इसका शिकार रही हैं और जिसका सिलसिला ये माजी करीब से ही अभी शुरू हुआ है और नाअहली पहली बार देखने में आई थी 62(1)(f) के तहत, तो मुस्तकबिल के अंदर ये तमाम सियासी जमातों का काम है कि वो मिल बैठ के ये फैसला करें। बसूरत दीगर तमाम मामला जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त देखने को आते हैं, वो चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हों, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से हों, सिक्योरिटी के हवाले से हों, नाअहली के हवाले से हों, या फिर किसी न किसी के एतराज़ात के हवाले से हों, तमाम लोग ही उठते हैं और अदालतों का रुख कर लेते हैं। तो ये काम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का नहीं? देखिए, ये 61(f) तो काफी अरसे से कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब इलेक्शन लॉस में या इलेक्शन के केसेस में एक बात होती है कि सादिक और अमीन जो है उसकी डेफिनेशन तो हुई, मगर उसके बाद ये कहीं नहीं लिखा था आइन में कि अगर कोई सादिक और अमीन नहीं है। पहले तो सादिक और अमीन का जो क्राइटेरिया बहुत ही नाजुक है, वो तो बाल से बारीक और पुल सिरात से गुजारने वाली बात है, और इस माशरे में और फिर पाकिस्तान में जहां पे निजाम अदल का ये हाल हो। तो अब उसका जो फैसला था उसने असल में सारी मुशगाफियां पैदा की है दरअसल मेरी नजर में, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं थी, आइन में सजा नहीं है। मेरी नजर में ये होना चाहिए था कि अगर आप सादिक और अमीन नहीं है सबूत, तो सजा तो दी हुई नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कहां से सजा लेकर आऊंगा, कहां से वो कानून लाऊंगा, कहां से आइन में सजा डाल दूंगा। बहरहाल अब देर तो हो गई, बंदे शिकार भी हो गए, उनको विक्टिमाइज भी किया गया और मखसूस मकासद के तहत किया गया। किस किस केस को आप हाथ लगाएंगे? अब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो एक तो इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने आइन की 62(1)(f) की और उनको ताहयात नाअहल कर दिया। और इलेक्शन में एक होता है ओमिशन और एक होती है कंसीलमेंट। इलेक्शन के जब आप नॉमिनेशन पेपर फॉर्म करते हैं या कोई एफिडेविट आप फाइल करते हैं, कंसीलमेंट वो है कि मैं कोई ऐसी चीज छुपा लूं इंटेंशनली जो अगर मैं जाहिर कर दूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कहां से आई, चोरी किया है, डाके किया है, नाजायज आमदनी है मेरी, मैंने डिक्लेयर की गई। एक होती है ओमिशन, मसलन मेरी 100 एकड़ जमीन है, एक मिसाल है, और 100 एकड़ एक जगह पे है, 5 एकड़ दूसरी जगह पे है, 2 एकड़ दूसरी जगह पे है। मैं 100 एकड़ भी लिख देता हूँ, 5 एकड़ भी लिख देता हूँ, 2 एकड़ में भूल जाता हूँ, तो वो 2 एकड़ पे जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की, मुझे कह सकते हैं कि आप झूठे हो क्योंकि आपने ये 2 एकड़ नहीं लिखे, आपने झूठ बोला। इसी तरह से बैंक अकाउंट लिखने पड़ते हैं। आप मुझे बताएं, आपके अगर बैंक अकाउंट है, जिनके भी हैं, कई साल पुराने होते हैं, डोरमेंट होते हैं, कोई उसमें कोई डीलिंग ही नहीं होती, ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, भूल जाता है बंदा। अगर वो कहीं से निकल आए, वो कहेंगे जी आपने बैंक अकाउंट छुपा दिए, तो ये म्यार यहाँ मुकर्रर नहीं हो सकता। जब एक बड़ी से सजा, कत्ल हो खुदा न खास्ता, और फिर मॉरल टर्पिट्यूड दिया हुआ उन्होंने कि मॉरल टर्पिट्यूड वाले भी जो है नाअहल है, उनकी इतनी सजा और फला उसके बाद इतने अरसे के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा ये इंटरप्रेट किया गया। यही तो रोना है, जहां सियासतदानों को रोते हैं, जहां पार्लियामेंट को रोते हैं, जहां आप सबको रोते हैं, तो अदलिया निजाम अदल जो है वो तो सारी चीजों से मुबर्रा होना चाहिए। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, मैं अगर सियासतदान हूँ और मेरे को
मतलब कारस्तानियां ठीक नहीं है, मैं करप्शन करता हूँ, तो मेरे बारे में अदालत जब इंसाफ करे तो बगैर किसी लगी लिपटी के खुदा को हाजिर नाजिर जान के करें। वो लोग कहते हैं जी फलां जज बड़ा ईमानदार है, भाई खुदा के लिए मैं भी एक छोटी अदालत का जज रहा हूँ, ईमानदारी की जरूरत नहीं है, आप जज बनते इसी वजह से हैं, खौफ खुदा हो आपके हाथ में कलम होता है। मैं एडिशनल सेशन जज रहा हूँ तो रूए जमीन पर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इख्तियार था कि बंदे की जिंदगी का फैसला करें, तो क्या उस वक्त खौफ खुदा नहीं आता बंदे को? तो बंदा काम नहीं जाता। आप बंदे को तायाद नायल कर रहे हैं, किसी को पनामा में फंसा रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ को कितना घसीटा, किस को कहाँ घसीटा, खुदा के लिए बस कर दे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अब केस चल रहा है, मुझे बताया उन जज साहबान ने कुछ जो जिंदा थे या हैं उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए, मलिक सईद हसन साहब बहुत हो गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो अब बात ये है कौन जिम्मेवार है? एक इतना बड़ा लीडर था, उसको उन्होंने उसका जुडिशियल मर्डर कर दिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी क्या सजा है उसके लिए? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर माशरा इस तरह चलता रहे ना सुधरा, लेकिन इन मौजुआत के ऊपर डिबेट्स नहीं होती, इन मौजुआत के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। जिसकी जितनी बहुतान तराजी कर ली जाए या जिसकी जितनी किरदार कुशी कर ली जाए, दूसरा अपने आप को मोतबर समझने लगता है। यही होता आया है, इस पर तब्दीली की जरूरत है। महमूद मौलवी साहब, जिस तरीके से बात ये हो रही है कि मसाइल सभी के एक जैसे होते हैं लेकिन वक्त मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे सियासी जमातों को देखें, आज कोई एक सियासी जमात है, कल को कोई दूसरी, उसी को बैठ के रोना रो रही होती है। एमकेएम को अगर देख लें तो वो आईनी तरमीम चाहती है 18वीं तरमीम में कुछ शिकों के अंदर, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो कोई बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी है वो इश्तराक के साथ रही है विफाक के अंदर, लेकिन अब उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उस वक्त एजेंडे में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी का खात्मा नहीं था। तो हम ये कुली तौर पे इक़्तिदार पे बैठे हुए ये फैसला क्यों नहीं करते कि इसके विक्टिमाइज हम भी हो सकते हैं या फिर ये वक्त हमें भी देखना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इख्तियार में बैठ के ना होता ये है कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें इख्तियार छोड़ना होगा, इसलिए वो नहीं देखते। उसकी वजह कि उस वक्त उनको अवाम नज़र नहीं आती और ये नहीं सोचते कि कल हमारी बारी भी ऐसे आएगी। देखिए, जो भी इख्तियार में बैठ के वो अपने आप को फिरौन और मैं कहूँगा वो समझने लगते हैं और कहते हैं कि जी हम तो 10 साल हुकूमत करेंगे, हम 20 साल हुकूमत करेंगे, ये जिस दिन ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना तो लोग रियलाइज करेंगे। देखें, आज जो पीटीआई मैं बता रहा हूँ जो एतज़ारात कर रही है, 2018 में तो ये तालियां बजा रहे थे, जब 2019 में केसेस बन रहे थे ये खुश होकर हंसते थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। देखिए, और यही चीज़ मैं आपको बताऊं 2013 में हुआ और यही चीज़ उससे पहले हुआ जब नवाज शरीफ और जो है आसिफ जरदारी के पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के झगड़े चल रहे थे। वो एक दूसरे को गिरफ्तार करते थे और मिठाइयाँ बांटते थे, उनके तख्ता गिर गया, वो लोग मिठाई बांट रहे। ये नहीं सोचते कि आज हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो कल जो है घूम के हम पे आएगा। जिस दिन ये सोचे, देखें वो बोलते ना किसी के लिए बुरा सोचोगे तो अपने ऊपर आएगा ही आएगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम आवाम की बात करें। और आज अगर बैठे हुकूमत में, कल हम अपोजिशन में बैठे होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम चीजें पेश करेंगे। देखें, अगर पीटीआई जो है उस वक्त ये 22 माह पहले जो है हुकूमत में अपोजिशन में बैठ जाती तो आज ये इकनॉमी तबाह नहीं होती, आज इस हाल में नहीं होती। उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता इक़्तिदार का, हम अपोजिशन में बैठे, हम तनकीद भी करेंगे आप पे बराए इस्लाह और आप लोग को एडवाइस भी करेंगे, आप चला के दिखाएं हमको। मगर हम कहते नहीं जी मैं बैठूंगा तो मैं सब में बेहतरीन आदमी हूं, मैं ही सच्चा हूं, मैं ही ईमानदार हूं, सारी खूबियां मुझ में हैं, बाकी सारे लोग बुरे। जिस दिन ये माइंडसेट चेंज होगा ये मुल्क भी तरक्की करेगा और पॉलिटिकल सिस्टम भी सही चलेगा। लेकिन माइंडसेट तब्दील करने के लिए तो तगोदो पता नहीं कितने अरसों से होती रही है महमूद मौलवी साहब, लेकिन माइंडसेट मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। मकाम असफल से नीचे बैठे हुए हैं, तारीकी वहां पे दिखाई देती है, रोशनी की कोई किरण तो दिखाई नहीं देती। हसन रजा पाशा साहब, समझ से बालातर बात है, आप माहिर कानून है, हम जैसा रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ खबरें सुनने वाला या जिस तक इत्तलात आती हैं वो तो कम फहमी का शिकार हो जाता है। क्या ऐसी दरखास्त लग सकती है कि एक केस लगा हुआ है मीर बादशाह कैसरानी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नैब पहुंचा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नैब केसेस के अंदर जिनको सजा हुई है वो नाहली 10 साल होनी चाहिए, 5 साल नहीं होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर समाअत हो सकती है? पैरेलल एक अपर कोर्ट बैठी हुई है और एक लोअर कोर्ट बैठी हुई।
बिल्कुल। इनिशियली चूंकि जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो हाई कोर्ट की बनती है, तो नैब ने इसीलिए हाई कोर्ट को रिज्यू किया है, क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन है, सेपरेट केस है जो कि उन्होंने फाइल किया है। और इस केस में चूंकि वो नैब की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इस केस में वो फरीक बन के ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए और उन्होंने यही प्रेफर किया कि वो हाई कोर्ट में आ गए और हाई कोर्ट को रिव्यू किया। यकीनन हाई कोर्ट जब उस पे हेयरिंग करेगी तो जो प्रोसीडिंग्स ऊपर हुई हैं इनको, और जो फैसला ऊपर से आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसको जरूर कंसिडर करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो आर्टिकल 189 और आर्टिकल 90 के तहत तमाम जो कोर्ट्स हैं उन पर लागू हो सकते हैं और उनको मानना पड़ता है। अब अगर रफ़ीक रजवाना साहब इसी मामले को देखें तो हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि जो मामला चल रहा होता है, जिन दिनों में वो रूनमा होता है, उस दिन जाके कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। मिसाल के तौर पे ये कानून साजी जो बिल के जरिए हुई इलेक्शन एक्ट के अंदर और उसमें तरमीम कर दी गई, तब कोई नहीं गया और अब जाके फरीक बनने की भी कोशिश करते हैं। नैब इतने अरसा हो गया वो तरमीम हुए, नैब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है तब नैब भी पहुंच गया। तो ये जो सूरत हाल है, इदारा जाती जो पाकिस्तान का निज़ाम है, और इसमें उसी दिन भी हलचल देखने में आती है जिस दिन कोई एक उठे, तो ये तब्दीली कब वाक़ई होगी? देखिए, नैब का जो कंडक्ट है ना, थ्रू आउट आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने रखे और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानतों पर एक ऑब्जर्वेशन दी, बाकी केसेस में भी दी। और अब ये नैब अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने नाम पिटीशन पढ़ी है, सुना ही है टीवी पे और मीडिया के जरिए, वो किस कानून के तहत गए कि 5 की बजाय 10 साल करे। बात ये है कि 5 या 10 साल जो है मेरी नजर में तो एक लेजिस्लेशन है, नैब एक्ट में जो दिया हुआ है नैब में, उसके जो सजा मुकर्रर है उसकी तरमीम तो उसमें रद्दोबदल तो अदालत नहीं कर सकती। अदालत तो सिर्फ आइन को या कानून को इंटरप्रेट कर सकती है और या फिर कह सकती है कि ये कानून इस तरह से इसमें तरमीम हो सकती है। मुझे अब समझ नहीं है, क्योंकि मैंने वो पिटीशन देखी नहीं है किस तरह गए और क्या मांग रहे हैं अदालत से। बट ऑन द फेस ऑफ इट जो आप कह रहे हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि हाउ द हाई कोर्ट कैन फिक्स a term of punishment under the NAB law instead of 5 years उसको 10 साल कर दे। नहीं, हाई कोर्ट has no power, no jurisdiction in this regard according to my thinking और my experience। वो तो लेजिस्लेटर का काम है कि वो 5 साल रखे या 10 साल, या जो कानून में, नैब के कानून में जो सजा मुकर्रर है उसको अदालत ना घटा सकती है ना बढ़ा सकती है। हाँ, ये और बात है कि अगर उसमें होता है कि जी he will be sentenced, convicted and sentenced to up to 5 years, up to 5 years हो, वो और बात है। मगर बात हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन कि अगर वो कन्विक्ट हो जाता है, सजा हो जाता है, तो वो बंदा किसी पब्लिक ऑफिस के लिए एल नहीं होगा आने 10 साल के लिए या 5 साल के लिए आने वाले उसके लिए। तो अब वो 10 साल की अगर मांगेंगे तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन से सही। अब यानी आप ये समझते हैं कि जब आप डिफाइन एक चीज़ है तो उसके अंदर नैब अपील लेके किस तरीके से जा सकती है और हाई कोर्ट उसमें किस तरीके से तरमीम कर सकती है, बात तो ठीक है। महमूद मौलवी साहब, अगर देखें बहुत सी जमातें, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, हर जमात को कोई ना कोई एतराज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हल्का बंदियों के ऊपर है कि कुछ हल्के तब्दील कर दिए गए हैं। अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे को देखें कि उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, PTI को देखें तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला है। आप ANP को देख लें तो ANP कहती है कि किसी का फैसला बराबर करने के लिए वो हमें विक्टिमाइज किया जाएगा। तो इस ज़मन में आपकी जमात कुछ नहीं बोलती, ना उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है, ना उन्हें कोई सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ना कुछ और। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा अफसरदा फिर रहे हो और एक खामोश तबा बैठा हो तो वहाँ पे हैरत होने लगती है। तो आप इस पूरे निज़ाम से खुश किस तरीके से? नहीं, देखिए, इसमें निज़ाम से खुश होने की बात नहीं है। हम इस कल्चर से, हम पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी हैं, सब इसी कल्चर में रहते हैं। और आप मुझे बताएं ना, देखिए, हमें पता है कि गिला शिकवा, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम गिला शिकवा करना शुरू करेंगे तो जो है इससे कोई हल नहीं निकल रहा। मेन इशू क्या है? देखिए, ये जितने लोग कह रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी कहती है मुझे पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, MQM कहती है कि जी उसको सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है,
कोई कुछ कह रहा है, देखें, और केपीपी के में जो है एएनपी और वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आप मुझे बताएं लेवल प्लेइंग फील्ड किसके पास है? पीटीआई चाहती है कि 2018 का लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल जाए, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो सिंध में उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पंजाब में मिल जाए। तो अगर हम अपनी अपनी पार्टी के जो इंटरेस्ट को देख रहे हैं, देखिए हमें देखना है कि इलेक्शन हो जाए। अगर हम यही चीज मुतनाज़ा बनाते रहेंगे और हम कोर्टों में हर दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन को काम करने ना दिया जाए और कोर्टों से नोटिस आए और इलेक्शन कमीशन के वजूद को हम तस्लीम ना करें, बहुत सारी पार्टी जो ये कह रही है कि जी हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें, तो फिर कल इलेक्शन के रिजल्ट्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? कल वो कहेंगे, कोर्ट में लोग चले जाएंगे, साहब ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए क्योंकि इसमें हम तो, हमारे इतने लोग तो थे नहीं, तो क्या फिर इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा? देखिए कोई चीज, हर चीज की भी एक लिमिट है ना। आप मुझे बताएं, या तो इलेक्शन कमीशन को लगाया किसने था? इलेक्शन कमीशन आज तो नहीं लगा ना, इंटीरियम गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाया ना, पिछली गवर्नमेंट ने लगाया है। या तो उसके ऊपर हम एतबार करें, अगर हमारे को जो हमें सूट करता है हम वही चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसको जो सूट करे वो कहे मुझे चाहिए, तो फिर तो कोई इदारे नहीं चल सकते। देखिए कभी भी कोई इदारा जो है सबके लिए सूटेबल नहीं होगा, वो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए देखे ना कड़वा होगा, किसी के लिए मीठा होगा, किसी के लिए खट्टा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जी सबके लिए मीठा मीठा हो, किसी ना किसी को तकलीफ भी होती है। देखिए जब भी कानून बनता है या कोई चीज सख्ती होती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। हमें यह देखना है ना कि जी हम बेहतरी की तरफ जाए। अगर हमारा इरादा इलेक्शन की तरफ है तो हम इलेक्शन की तरफ जाए, और अगर हम समझते हैं कि अभी इलेक्शन जो है नहीं जाना है तो फिर खुदारा इकनॉमी को तबाह ना करें। इस मुल्क की इकनॉमी तबाह हो रही है, मुल्क के अवाम जो है परेशान है। उसकी वजह यह है कि महंगाई कहाँ पहुंच गई, उनके मेजर इश्यूज है। आप ये देखें कराची में 10 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि उनका क्या करेंगे। वो चोरियां कर रहे हैं और चोरियों का माल कहीं जाके बिक रहा है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ बात कर देखें, इलेक्शन कराएं और कोई ना कोई फैसला कर लें। अगर वरना तो देखें कोई नया पॉलिसी लेके आए। अगर वो समझते हैं कि ये जो प्रोसीजर सही नहीं है इलेक्शन का, कोई नया सिस्टम लेके आए, मगर कोई ना कोई सिस्टम तो आना पड़ेगा ना। नए सिस्टम से आपका इशारा किस तरफ है? वही सिस्टम सूट करे। महमूद मौलवी साहब, नए सिस्टम से आपकी मुराद क्या है? आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए और इलेक्टेड नहीं हो, सिलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? दुनिया में कोई चीज चेंज, अगर हमें तस्लीम ही नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो ये तो जो है जवाज नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप महमूद मौलवी साहब आप जो बात कर रहे हैं, यही बात को तबाह करेंगे। यही बात परवेज खटक साहब या दीगर अफराद करते हैं कि बानी पीटीआई ये चाहते थे कि सदारती निजाम यहाँ पे हो, वो कुली इख्तियार अपना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रेसिडेंशियल, मगर मैं कह रहा हूं कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। देखिए हमें किसी चीज पे, मैं तो कहता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए और एक सेंसस कर ले कि वो चाहते क्या है और वो पॉलिसी बना के दे ना। हर एक की ख्वाहिशात मुख्तलिफ, हर एक की ख्वाहिशात पे एहतराम किस तरीके से किया जा सकता है। मैं महमूद मौलवी साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। हसन रजा पाशा साहब, मैं सर आता हूँ आपकी तरफ। हसन रजा पाशा साहब, जिस तरीके से बात होती है कि हर एक की अपनी ख्वाहिशात हैं, अब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई इलेक्शन कमीशन में, और उसमें यह कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के ऊपर हमला हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इससे पहले हाफिज हमदुल्ला और भी बहुत से रहनुमा हैं जिनके ऊपर फायरिंग हो चुकी है, और उसके अलावा उनके वर्कर्स कन्वेंशन में भी धमाका हुआ। तो इसलिए हमारे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो क्या इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी के उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है? सवाल का जवाब देने से पहले मैं मोहतरम महमूद मौलवी साहब की बात का जवाब देना जरा जरूरी समझता हूँ। इन्होंने फरमाया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड गवर्नमेंट
बनाई जाए तो मैं इस पे बहुत सख्त मोतरज़ हूँ। एक तो ये गैर आइनी बात है, पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी जिसका ये डिमांड कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 5 साल के बजाय 4 साल टेन्योर लग दें असेंबली का, क्योंकि हमारे बैसियत कौम, हमारी जो बर्दाश्त है किसी को ऑब्जर्व करने की जो सकत है वो 3 साल से ज्यादा नहीं है। आप फिर जो 4 साल की बात कर रहे हैं, आप भी फिर एक साल पहले करवाना चाहते हैं। नहीं, मैं सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इससे पहले इमरान खान साहब ने भी कोशिश की ये निज़ाम लाने की, क्योंकि वो समझते हैं कि सारा ताकत का मंबा उनके हाथ में होना चाहिए। सारी ताकत एक वन मैन शो के जो जितने हम पाकिस्तान की कौम वन मैन शो के जितने सफर किया है उसने, वो कहीं भी नहीं। आप देखिए, अयूब खान वन मैन शो था, पाकिस्तान को क्या मिला। फिर ज़िया-उल हक आया, वन मैन शो था, क्या मिला। उसके बाद परवेज मुशर्रफ आया, उसके बाद तो ये कब तक चलेगा? खुदारा इसको ये जो है ये तख्ता मश्क ना बनाए पाकिस्तान को। इतने तजर्बात हो चुके हैं कि इन तजर्बात की चक्की में हम पिस रहे हैं। एक बड़ा मुतफिका आइन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया और उसमें गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन थी वो पार्लिमानी हवाले से थी, तो इसको एज इट इज रहने दिया जाए, इसको चेंज ना किया जाए। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल आपका क्या था? मैं इस तरफ आ गया जरा। सवाल था जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की दरखास्त के हवाले से। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जो है देखिए, सिक्योरिटी मुहैया करनी स्टेट का काम है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अब देखना ये है कि वो कितनी कैपेबल है हर एक को सिक्योरिटी देने की। अब हर उम्मीदवार जो है वो चाहेगा कि मुझे सिक्योरिटी मुहैया की जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल जितना हो सके मुमकिन वो सिक्योरिटी स्टेट और गवर्नमेंट मुहैया करे, ताकि ये जो खौफ की फजा है इसको ख़त्म किया जा सके। खौफ की फजा ख़त्म होगी तो आज़ादी के साथ इलेक्शन कैंपेन चलेगी और फिर इलेक्शन होना मुमकिन हो सकेंगे। तो बिल्कुल अगर कुछ हलकों में उनकी ये डिमांड है तो वो पूरी कर देनी चाहिए, इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो एतराज़ उठाते हैं तो उसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के लोग भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी का कोई खौफ नहीं, हमारे लिए फ़ज़ा सारी साजगार है। तो एक ही जगह पे दो तरह के उम्मीदवार, एक उम्मीदवार की राय और दूसरे की और, तो उसमें फ़र्क कैसे किया जाएगा? देखिए, एक चीज तो बहरहाल है कि जितने तवातर के साथ जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप पे हमले हो रहे हैं, और कल भी वो मौलाना के काफिले पे हुआ, फिर मौलाना अहमदुल्लाह पे, ये अभी आप गिनवा चुके हैं सारे, तो वो यकीनन इस सवाल थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट है उनकी कि उनकी मदद की जाए, उनको सिक्योरिटी फराम की जाए, इसमें कोई मजायका नहीं है। और अगर कोई दूसरा कैंडिडेट कहता है कि मुझे नहीं जरूरत, तो ठीक है, वो आज़ादी के साथ फेरे हैं, लेकिन टारगेट तो किया जा रहा है कुछ मखसूस लोगों को, कुछ मखसूस शख्सियात को, पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड बहरहाल मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनके लिए हालात साजगार नहीं है। एक दिन नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो मौलवी महमूद मौलवी साहब जो बात कर चुके हैं इसी के ऊपर रफ़ीक रजवाना साहब की भी राय लेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि सिस्टम तब्दील होना चाहिए, ये थोड़ी सी हैयत इसकी तब्दील होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोशिशों में बहुत सारे लोग तब्दील हो गए। सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा, उसमें कोई तब्दीली ना हो सकी। जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, और अब उनके बच्चे भी जवान होने के करीब तरह। सिस्टम वहीं पर खड़ा है, उसी तरीके से खड़ा है, उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन मुस्तकबिल में क्या ये सिस्टम के मुतासरीन जो सिस्टम को वजह या नाज समझते हैं, उनकी वजह से ये खराब था कि सिस्टम ही खराब था? क्योंकि सिस्टम तो लोगों की तरफ से बनाया जाता है। लोग कौन से हैं? जो बरसर इक़्तिदार होते हैं। अगर वही उसे तब्दील ना कर पाए तो फिर उंगली किसके ऊपर उठाई जाएगी?
उंगली उन्हीं के ऊपर उठाई जाएगी। क्या वो जवाब दें, ये एक सवाल है। रफीक रजवाना साहब, जिस तरीके से बात महमूद मौलवी साहब कर रहे थे और उसके ऊपर जवाब हसन रजा पाशा साहब ने दिया, आप उसके ऊपर क्या राय रखते हैं? तब्दीली की जो सजेशन महमूद मौलवी साहब दे चुके हैं। बात यह है कि हमारे मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी है और बड़ी मेहनत से, बड़ी शबाना रोज मेहनत से ये आइन बना था 1973 का। बड़े बड़े सरकर्दा सियासतदान उस आइन की तैयारी में शामिल है। पाकिस्तान का ये आइन बहुत अच्छा आइन है। अब बात ये है कि हम बेसिकली मुसलमान हैं और ईमानदारी और इखलाक और ये सारी चीजें हमारे जो है, हमें बुनियादी तौर पर हमारा ये फर्ज है कि हम उस पर अमल करें। वो भी हमारा जो कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो रुश्द व हिदायत का मजमूआ, बतौर मुसलमान हम उसको भी नौज़बिल्ला भूल जाते हैं, या पढ़ ली तो उसके बाद याद आ गया, उसके बाद भूल गए। इसी तरह आईन पाकिस्तान। अब बात यह है कि कोई भी सिस्टम दुनिया में खराब नहीं होता, उसको चलाने वाले खराब होते हैं। अदरवाइज आमरीत का सिस्टम खराब है, मार्शल लॉ का सिस्टम खराब है। जहां तक ये जमहूरियत का सिस्टम है उसमें चलाने वालों पर डिपेंड करता है। अब बात यह है कि सिस्टम को चलाता कौन है, ऑर्गन्स कौन कौन से स्टेट के। मुकन्नना है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, ठीक है जी, अदलिया है, एग्जेक्टिव है, और अब काफी अरसे से वो चौथा सतून आपका मीडिया भी है, ठीक है जी। अब मेरे समेत हर जो पिलर है उसने अपने गिरबान में जानना है कि रोज ये सिस्टम की बात होती है कि सिस्टम को आप चेंज करें। क्या इस सिस्टम जो मेरे जिम्मे जो मेरा काम है, क्या मैं आई एम परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियस, ज़मीर के मुताबिक कर रहा हूँ, आइन के मुताबिक कर रहा हूँ। आप देखिए कि आइन के अंदर हर ऑफिस का ओथ लिखा हुआ, ठीक है नहीं। बतौर मैं 2 दफा सेनेटर रहा, मैंने बतौर सेनेटर ओथ लिया, मैं गवर्नर रहा, ओथ लिया, ठीक है जी। अब बात ये इसी तरह से हर पार्लियामेंटेरियन ओथ लेता है, फौज का अफसर फौज वाले ओथ लेते हैं, जज साहबान ओथ लेते हैं, ठीक है। अब खौफ खुदा हो और उस हलफ की पासदारी हो तो सिस्टम चल सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हम हलफ को भूल जाते हैं, वो एक तकरीब की हद तक हम रख लेते हैं। तो ये चीजें हमारी बुनियादी मिजाज में होनी चाहिए कि मेरी बतौर पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये फबिये आलाए रब्बे गुमा तो गज़्ज़बान की जीती जागती तस्वीर है। मैं इस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, कितने दिन और जिंदा रहूंगा, खाली हाथ जाऊंगा, तो क्या मैं अपनी नस्लों को सुधारता हूँ, अपने घर वालों को ज्यादा सुधारता हूँ, पाकिस्तान के लिए मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो बात जहाँ से मैं शुरू की, कमिंग ऑन द स्टार्ट, कि ये सिस्टम ठीक है, सिस्टम को चलाने के लिए बेहतरी दरकार है। बेहतरी हर किसी के लेवल पर है और यहाँ पे बेहतरी जो है सारी सियासतदान के गले में डाल लेती है। एक पहलू आप देख ले, सियासतदान किसी को आजादी से काम करने दिया, किसी को कभी मार्शल लॉ के जरिए उड़ा दिया, किसी को कभी अदालत के जरिए उड़ा दिया, किसी को अदालत के जरिए फांसी दे, एलिमिनेट कर दिया, बेनजीर को एलिमिनेट कर दिया, उसकी फैमिली को एलिमिनेट कर दिया, मियां नवाज शरीफ को जो है विक्टिमाइज कर करके उनको मतलब मुल्क बदर कर दिया, कभी कभी कुछ कर दिया, वालिद को जनाजे पे नहीं आ सके, अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर बाप और बेटी आ गए और सीधे जेल गए। तो ये चीजें हैं सबक हासिल करने के लिए, मगर फिर जब इक़्तिदार आता है तो हम अपनी तकलीफों को जब याद करें तो हम किसी को भी तकलीफ ना दें, हम किसी को भी विक्टिमाइज ना करें, हमें अपना वक्त याद रखना चाहिए। अब बात यह है कि यहाँ अगर आप गलती को दोहराते जाएंगे, इसी तरह से करते जाएंगे, तो 2 wrongs never make 1 right। इस पर अब मैं चाहूंगा कि मेरी ये दुआ है कि जो हमारा इलेक्टोरेट है, जो हमारी आवाम है, वो बिरादरी और मतलब धड़ेबंदी और इससे मुबर्रा होकर देखे, क्या इस माशरे में, क्या इस निज़ाम में अब पार्टियों को चाहिए, गरीब कैंडिडेट को वो कहते ये तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जी। अब भाजपा पार्टी को चाहिए उसको फंड करे, उसको आगे चलाए, अगर कोई मुखलिस कारकुन ने चलाना चाहिए। बहुत से मसले, इसका तो आप बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ गुफ्तगू की जा सकती है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जी के निज़ाम ठीक है, निज़ाम को चलाने वाले जहां जहां जो बैठा है, जिस चीज की जो जिम्मेदारी है वो जो है उसको पूरा करे, और सारे एक ऐसा निज़ाम है जो मुल्क के लिए चलाना है कलेक्टिव विजडम का, वो कोई इकट्ठे बैठे मिसा के मईशत करे,
बैठ के बात करें। हुकूमत किसी की भी हो सकती है, मैं वही काम करूं तो गलत है, आप वही काम करें तो ठीक है, मैं वो काम करूं यानी तो बेहतरी के लिए गलत है। बैठना सूदमंदी साबित होता है, वो चाहे आपके लिए हो चाहे किसी और के लिए हो या सबके लिए कुल मैं तौर पे अपने आप को अपनी पार्टी को शामिल करता हूँ, सबके लिए है। यासिर, ये देखिए मेरी बात सुने, ये वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, पानी जो है ना वो सर से गुजरता जा रहा है। तो आखिर कब तक? मुझे 4 दफा इख्तियार दे दे, 5 दफा दे दे, 1 दफा दे दे, किसी और को आप अपोजिशन में रख ले, किसी को आप विक्टिमाइज कर ले, अल्टीमेटली टिल व्हेन? कब तक होगा ये? महमूद मौलवी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं हसन रजा पाशा साहब की बात के ऊपर या रफीक रजवाना साहब की बात पे? नहीं, देखिए, मैं इनकी बात पे बिल्कुल एक छोटी सी कमेंट देना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई ने कहा कि वन मैन शो होना नहीं चाहिए। देखिए, पहले तो चीज़ ये है ना कि जितनी पार्टीज है सब वन मैन शो है। आप मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी वन मैन शो, पीटीआई वन मैन शो, पीएमएलएन वन मैन शो, एमक्यूएम, ठीक है, वन मैन शो। अब जब हम डेमोक्रेसी के ऊपर आएंगे तो वो हम जो है पहले अपनी पार्टीज के अंदर तो डेमोक्रेसी लेके आए। हम पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं लेके आते, वहां पे टेक्निकली वन मैन शो है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, मगर हमको बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं सूट नहीं हो रही इस वक्त। देखिए, हम पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं ना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी बुरी है, मगर कुछ चीजें देखें ना जो है किसी मुल्क में सूट होता है, किसी मुल्क में नहीं होता है। देखिए ना, अगर हम या तो हम प्रॉपर इस्लामाइजेशन लेके आए, इस्लामिक वे ऑफ वो लेके आए गवर्नमेंट। देखिए ये चीजें देखें, हम अगर या तो हम इलेक्शन के ऊपर एक्सेप्ट करें, इलेक्शन हमको जो है, हम इलेक्शन कमीशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो है कोर्ट्स, हर वक्त कोर्ट्स को या तो आप दे देना जो है कोर्ट्स को चलाने को, हर चीज तो कोर्ट स्टे स्टे स्टे। आप मुझे बताएं, चीनी जो है, चीनी की कीमतें कम करने के ऊपर जो गवर्नमेंट ने किया, इंटीरियम गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर स्टे आ गया कि जी आप चीनी कम की प्राइसेस कम नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, अगर हम पूरा मुल्क क्या स्टे पे चलेगा? कानून देखे ना, जो अदालतों को भी देखना है कि उनको कहां तक जाना है और कहां तक नहीं जाना है। मेरे भाई जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, हर आदमी अपने हद में हो ना। हर आदमी अगर एक जो है इदारा दूसरे इदारे के अंदर जाएगा तो यही हाल होगा। अगर हम नो कॉन्फिडेंस से ये जब गवर्नमेंट हटी थी तो ये नहीं बनता था फर्ज के वो जाके ऑपोजिशन में बैठे, ये पॉलिटिकल पार्टीज थी ना। आप मुझे बताएं, अगर रोड पे आने की जरूरत क्या है, हम टेबल पे क्यों नहीं बैठ जाते? वो कहते हैं हमें तो पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना है। आप मुझे बताएं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मुझे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करनी है, मैं खुद सही हूं, तो फिर आप मुझे बताएं मुल्क को कैसे चलाएंगे आप? ये मुझे कोई जवाब दे दे। एक अहम नुक्ता है कि जब पीटीआई का नाम लेके कह रहा हूं, कुली तौर के ऊपर जब आप मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर आपकी अपनी सिर्फ जाती हैसियत में तो मुसल्लत नहीं हो सकती, वो तो सभी स्टेक होल्डर्स की राय उसमें शामिल होगी तो मुसल्लत होगी। हसन रजा पाशा साहब, एक टेक्निकल सवाल ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की कि जब तक डिविजनल बेंच फैसला नहीं जारी कर देता आप हुक्म इम्तना को मुअत्तल कर दें। अब उसमें पीछे मंतिक क्या हो सकती है? क्योंकि अगर मैं गालिबन गलत नहीं हूं तो 8 जनवरी को उसके ऊपर समाअत होनी है, 13 जनवरी को अलॉट होने हैं निशान, तो उससे पहले हुक्म इम्तना को मुअत्तल करवाने के पीछे मंतिक क्या होगी? असल में 13 जनवरी को जब सिंबल अलॉट होने हैं तो उसके बाद जो फौरी तौर पे होना है काम, वो पूरे मुल्क में बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो जाना है और फिर टाइम बिल्कुल नहीं बचना बैलेट पेपर्स के छपाई का और फिर उनकी तरसील इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे, फिर आगे उन्होंने आरओज़ तक पहुंचाने हैं। तो शायद इस वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी से फैसला हो जाए, स्टे हो जाए, लेकिन बहरहाल 13 जनवरी से पहले उसका अल्टीमेट डिसीजन हो जाना चाहिए कि क्या है। अगर 8 तारीख को उन्होंने लिख रखा है डेट, तो यकीनन उन्होंने स्टेटस को बरकरार रखते हुए उन्होंने 8 तारीख दी है। 8 तारीख को वो डिसीजन करेंगे। अगर कोई एग्रीड पार्टी है उससे चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बहरहाल समझ नहीं आ रही कि ये मामलात किधर जा रहे हैं। अदालतों पे बाय ऑल मीन्स अदालतों को लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है
कि अभी भी किसी हद तक अवाम का एतमाद अदालतों पे है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कोई अदालत अगर किसी के हक में फैसला देती है तो दूसरा फरीक तनकीद करता है, और अगर दूसरे फरीक के हक में होता है तो पहला फरीक जो है वो तनकीद करता है। और अदालतें बेचारी ना कोई अपनी कोई स्टेटमेंट दे सकती हैं, ना अपने जज्बात का इजहार कर सकती हैं। उन्होंने तनकीद बर्दाश्त करनी है और वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मुल्क की आला तरीन अदलिया इस वक्त बिल्कुल घेरे में है पॉलिटिकल, और जो खास तौर पे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट तो निगरान वजीर आजम ने भी आज सवाल उठाया कि पाकिस्तान के निजाम अदल के ऊपर संगीन सवालात उठ रहे हैं। जी, यही मैं कह रहा हूं ना कि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे सवालात कि अगर आज आपके हक में आ गया तो मैं खिलाफ हो गया, और मेरे हक में आ गया तो आपने मेरे समेत उस जज की भी जो है वो कुछ इज्जत नहीं छोड़नी। तो ये हो रहा है। और जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे जजेस का नाम लेके उनके साथ अलकाबात जो लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक हरकत है। इसको रोकना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी उन पॉलिटिकल पार्टीज की है जिनके वर्कर जो है वो इस तरह बेशुतरमार जो है वो तनकीद किए जा रहे हैं, और जजेस पे तनकीद, अदलिया पे, उनके फैसलों पे उनको पता ही नहीं है कि क्या फैसला हुआ है, कानून क्या है और किस वजह से उन्होंने फैसला किया है। तनकीद बराए तनकीद की जा रही है। तो वाकई इस वक्त अदलिया का इम्तहान है। और मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि अगर वो अपने आप को दामन बचा के निकल पाए, जो कि मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। रफीक रजवाना साहब, जिस तरीके से देखें सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे तो पीटीआई के कोई लोग उठ के उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। कारकुनान की हद तक हो तो समझ में आता है, लेकिन जब रहनुमाई बातें करना शुरू कर दें, अब जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के केस के हवाले से फैसला दे रही थी तो उस पर साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने की। तो जब सियासतदान इस तरह की रवायत को आगे बढ़ाएंगे, उसकी तकलीद करेंगे, तो फिर आम आवाम, आम कारकुनान क्या करेंगे? सबसे पहले अभी आपने पेशावर हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, तो उसके फैसले पर चेयरमैन तो हो रही है, सिंगल बेंच है और इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच का फैसला था। सिंगल बेंच ने जो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी या वहां केस नहीं लग सकता था, उन्होंने इंटरिम रिलीफ दे दिया और वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया। तो इस हद तक तो देखें, बाद फैसले होते हैं उनपे तनकीद नहीं है, उस पर तबसरा है, इन गुड फेथ गुड सेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पाकिस्तान में सियासी केसेस के फैसले में पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको जिस तरह से लेते हैं, उससे पहले उसके कानूनी तकाज़ों को जायजा लेना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की जो चीजें हैं, जो भी मैंने गुजारिश की है, उससे पहले भी बात हो रही थी, तो उस पर अगर कोई बात की जाए तो मैं नहीं समझता कोई नाजायज बात है। हाँ, बाद ऐसे फैसले हैं जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उस पर ऐसे इतराज करते हैं कि अगर मुझे सूट नहीं करता तो मैंने इतराज कर दिया, आपको सूट करता है तो आप कहते हैं बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट पर। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना इतराज होता था कि एक ही किस्म के मखसूस केस एक ही बेंच पे लगाए जाते, तो लोगों को एक हक है, लोगों की एक राय बन गई, लोगों ने उस पर तबसरे किए। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, उसको बिफोर इट्स इंसेप्शन, कि अभी बिफोर इट्स बिकमिंग इनटू बीइंग, उसको पैदा होने से पहले, उसको पास होने से पहले उसके ऊपर स्टे दे दिया, फिर उसके बाद फैसला हो गया। तो अब अदलिया भी इन चीजों को, जो बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं, उन सेंसिटिव इशू में अदलिया को भी मोहतात तो होती है। आई एम ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट्स, मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट सीनियर वकील हूँ। इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि एक और बात है कि अदलिया की जो हेयरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर, और उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन कोई कंक्लूसिव नहीं होती है। मगर आज अगर हेयरिंग हुई है, जैसे आज हेयरिंग हुई है, तो उनके एक एक लफ्ज पर तबसरा है, तो किसी चैनल ने कोई लफ्ज उठा लिया, किसी चैनल ने कोई गुफ्तगू उठा ली, उस पर तबसरे होते रहे। एक माइंडसेट लोगों को गुफ्तगू के दौरान मौजूद नाजरीन भी समझती है कि ये बात हो रही है, तो अपना माइंड बना लेते हैं, कल को उसके बरक्स फैसला आए तो अपने पहले जो माइंड उन्होंने मेकअप किया होता है, डिटरमिन किया होता है, वो कहते हैं ये गलत फैसला है। तो मेरी राय में मैं ये समझता हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन के मसले हैं रोज के, सुप्रीम कोर्ट को एक जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए रोज। हाँ, जब फैसला आ जाए उस पर बेतबसरा करें, बिल्कुल, वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इस पर एक एक जो है ऑब्जर्वेशन पर तबसरे होना, मैं इसके हक में नहीं हूँ।
सही। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक टीवी स्टेशन खुल गया, सब टीवी स्टेशन खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले होते थे किसी को पता ही नहीं होता था, होते थे तो अखबार में आता था या फिर टीवी आ गया, टीवी में आता था। तो जितनी गुफ्तगू होगी, जितनी बहस होगी, जितने तबसरे आएंगे, तो उस पर आप फिर एक रबड़ है, रबड़ को खींचते जाएंगे, फिर ये गुफ्तगू होगी, उसमें काबिल एतराज भी होगी। और फिर सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो 2018 के बाद सोशल मीडिया ने तबाही फेर दी। अब हम बात करते हैं तो एक दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं नहीं जी गलत है फलां। सोशल मीडिया को आप देखें, एक अकाउंट में कई आगे अकाउंट्स है, बाहर से ऑपरेट होते हैं, अरबों रुपए के फंड्स हैं और बंदे बैठे हैं। तो इस सोशल मीडिया ने तबाही फेर दी इखलाकी तौर पर। ठीक, मैं महमूद मौलवी साहब अब कुछ बात आपकी पार्टी के हवाले से कर लें। फयाजुल हसन चौहान साहब कुछ दिन पहले आपकी तारीफ बड़ी कर रहे थे कि आपने सिंध के अंदर बड़ा काम किया। अभी मुलाकातें जो हो रही हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की JUIF से हो रही है। गालिबन आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की राशिद सोमरो साहब से हुई है। तो आपके कितने कागजात ऐसे हैं जो मुस्तरद हुए हैं या कोई कागज़ मुस्तरद नहीं हुआ, और आपके क्या तमाम जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल हो चुके हुए? नहीं, हमारे तकरीबन 3 से 4 कागजात मुस्तरद हुए हैं और उसमें से हम मेरे ख्याल से 2 के ऊपर अपील में भी गए हैं, और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। उसकी वजह ये कि आई थिंक फेयर इनफ है, क्योंकि देखिए अगर 42-43 आप डालेंगे तो उसमें से अगर 2 या 3 या 4 भी हो जाए तो परसेंटेज वाइज बहुत कम है। इसी हिसाब से जो मैं कहता हूँ ना कि देखें जी PTI के भी जो अगर इतने ज़्यादा गए उसमें से कुछ हो गए तो उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक देखें चीज़ें हैं, देखिए अब अभी मेरे भाई बात कर रहे थे जजमेंट का, अभी सारा इम्पोर्टेंट जजमेंट होगा जो कल या परसों आएगा नवाज शरीफ साहब के अहल होने का और नाअहल होने का, जिसमें हमारे जहांगीर तरीन साहब भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना, अगर उनको ठीक है ना ये वो रिलीव नहीं देते हैं 5 साल वाला, ठीक है ना, तो फिर जो है पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसकी वजह ये कि फिर देखना है कि कैसे लोग इसको, देखिए वही मैं चाहूंगा तो कि उसके ऊपर कोई तबसरा करे कि अगर वो उनको नहीं दिया गया रिलीफ तो उनका वो जस्टिफाई होंगे कहने को कि भाई फिर जो है मैं अब क्या करूंगा। देखिए ना, क्योंकि वो चीज़ असेंबली ने पास की थी, अब असेंबली के पास किए हुए को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है तो आप मुझे बताएं असेंबली कहाँ खड़ी है? हम इसके ऊपर कोई मुझे जवाब दे दे। इसी के ऊपर तो डिस्कशन स्टार्ट से कर रहे हैं कि जो चीज़ें असेंबली के अंदर डिसाइड होनी चाहिए, इदारों के अंदर डिसाइड होनी चाहिए, वो दूसरी जगह। एक शॉर्ट कमेंट पाशा साहब, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना। जी मैंने तो आपको कहा ना कि ये तो अभी सामने आ जाएगा ना। अभी जो असेंबली में, मैं असेंबली में था ना जिस वक्त ये पास हुआ है, अब अगर उसको रद्द कर देती है और कह देती है कि नहीं जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर मुझे बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज का पार्लियामेंट कहाँ पे खड़ी है? जाहिर बात है। हसन रजा पाशा साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपका कि कल के दिन तक तमाम दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हो जाएंगी, फिर अगला पूरा हफ्ता जो है वो उसके ऊपर समातें होनी है। कितने फीसद कागजात बहाल होते देखते हैं? आपने सुना तो होगा कि कौन कौन से एतराजात लगे हों। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मेरे पास भी कुछ अपील्स आई हैं और कुछ नजर आ रहा है कि कुछ फैसले जो है वो अदरवाइज आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की जजेस का जो लेवल है, जिस पेडेस्टल पे वो बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी, तो वो यकीनन उन चीजों को देख के तो फैसले तब्दील भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि बिफोर टाइम जो एक पार्टी शोर मचा रही है वो टू सम एक्सटेंट फैसले आने का इंतजार कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये अपीलें जब लगेंगी के बाद फैसला होगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, रफीक रजवाना साहब, महमूद मौलवी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।